हमको पूरा विश्वास है, पूरे भारतवर्ष की राजनीति उतना नहीं करते। हम अभी बीजेपी में आए हैं और एक इतने बड़े नेता यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये बेरोजगार युवक युवतियों के लिए 3,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। तो हमने कहा कि अगर वो बीजेपी वो स्कीम अगर नहीं देगी तो हम राजनीति में जीतने के बाद भी हम राजनीति से विदा ले लेंगे, संन्यास ले लेंगे। और काफ़ी लंबा समय रहा। अभी भी आपने जो बीजेपी में आप आए हैं, यहाँ भी आप बोले कि मैं सिद्धांत के साथ काम करूँगा। अगर बीजेपी अपने वादे से फिरती है तो फिर मैं बीजेपी भी छोड़ दूँगा और संन्यास ले लूँगा। तो आप हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा बताइए कि नहीं, हमने जो कहा वास्तविक बात कहा। हमको पूरा विश्वास है, पूरे भारतवर्ष की राजनीति उतना नहीं करते। हम अभी बीजेपी में आए हैं और एक इतने बड़े नेता यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये बेरोजगार युवक युवतियों के लिए 3,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। तो हमने कहा कि अगर वो बीजेपी वो स्कीम अगर नहीं देगी तो हम राजनीति में जीतने के बाद भी हम राजनीति से विदा ले लेंगे, संन्यास ले लेंगे। तो हम राजनीति में जीतने के बाद भी हम राजनीति से विदा ले लेंगे, संन्यास ले लेंगे। धन्यवाद। अगर सरकार आ जाती है तो सर एक चीज़ जरूर आपको देखना होगा कि कोला डिपो टाटा काटा रास्ता जो है बहुत तरीके से हमने देखा है, वहाँ पे एरिया बहुत ख़राब है। हावड़ा का है ये एरिया, आप थोड़ा देखिएगा। जरूर जहाँ भी हमारे पास कोई खबर आएगा वैसे सरकार आने के बाद सरकार के लिए हम काम करेंगे, यहाँ की जनता के लिए काम करेंगे। चाहे मुर्शिदाबाद हो, बर्धमान हो, चाहे जहाँ भी हो, हम जरूर चेष्टा करेंगे कि वहाँ के लोगों को तकलीफ नहीं हो। হিসাব যে শুধু চৌরঙ্গি না, শুধু ভবানীপুর না, পুরো বাংলায় এবার বিজেপি রাজ্যে আসবে আর তৃণমূল এখান থেকে বিদায় নেবে। মোদিজির যারা ওই অমিত শাহজি এসেছিলেন এখানে, আমি সেদিন শুভেন্দু বাবু নমিনেশন ছিল, আমি মঞ্চেই ছিলাম, সাথে আমিও গেলাম সেদিন। তারপরে এসে অমিত শাহ অনেক প্রকল্প এখানে উনি এখানে দিয়ে গেলেন। যেরকম বেরোজগার যুবক যুবতীদের জন্য মাসে 3,000 টাকা করে, আমাদের যেদিন সরকার আমরা গড়ব তার পরের মাস থেকে আমরা প্রত্যেক মাসেই বেরোজগার যুবক যুবতীদের জন্য 3,000 টাকা করে আমরা দেব। ওয়ান টাইম আমরা 15,000 রুপিসও দেব। মহিলাদের জন্য পরিবহন নিঃশুল্ক থাকবে। নর্থ বেঙ্গলে একটা এইমস করব। আর এমনিও আমি বলি, যেখানে বিজেপি 22টা রাজ্যে আছে, বোধহয় উত্তরপ্রদেশে বোধহয় 3 বার হলো, বিহারে প্রথমবার এবার পুরো বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী ওখানে, যেখানে যেখানে আছে। আর এখানেও আমি বলছি যে যেদিন থেকে বিজেপি সরকার করবে, এই সরকার তৃণমূল সরকার 11 থেকে 26-এ যা করে রেখেছে পুরো বাংলার মধ্যে একটা গর্বকে নিয়ে, ওনার মুখ্যমন্ত্রী উনি বলছেন যে আমি যদি না থাকি একটা বর্গকে 12 থেকে 13 বাজিয়ে দেবে। ওনার ইশারা মুসলিম ভাইদের জন্য আছে। মুসলিম ভাইরা হিন্দুদের উপরে আটক করে হিন্দুদেরকে এখান থেকে পলায়ন করতে বিবশ করবে, বাধ্য করবে। এখানে সেসব অনেক কথাগুলো আছে। আমি সেটার জন্যই একটা আমরা প্রেস কনফারেন্স নরেশ দা 3-4 দিন ধরে লেগেছিলেন এখানে প্রেস কনফারেন্স করে আমরা এখানে বলে দিই। কিন্তু এরপরে আমরা সুযোগ পাবো না, ডোর টু ডোর সকাল বিকেল মিটিং সব হচ্ছে। তো আমরা 3-4 দিন ধরে লেগেছিলাম যে একটা প্রেস কনফারেন্স করে প্রেসকে আমরা বলে দিই, তাই আমরা আজকে প্রেস কনফারেন্স এখানে করলাম। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारे लोगों को एक अपील करता हूं कि ये आखिरी समय है, इसके बाद और कोई समय नहीं मिलेगा। ये सरकार जालिम सरकार है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाती है, मुसलमान को हिंदू से लड़ाती है और अपना रोटी सेकती है। मैं सारे लोगों को बोलूँगा कि आप लोग कृपया देखिए कि ये सरकार क्या क्या किया है 15 साल में। लोगों का अवनति हुआ है ना उन्नति हुआ है।
और हम लोगों की सरकार, जो बीजेपी की सरकार है 22 स्टेट में, वहाँ पे क्या मुसलमान सुरक्षित नहीं है? मैं आप लोगों से प्रश्न करना चाहता हूँ। सारे लोग सुरक्षित हैं, लेकिन ममता बनर्जी एक ऐसी लेडी है जो कि लोगों के बीच में एक भ्रम डालती है कि वो आएगा तो वो कटेगा, वो आएगा तो वो कटेगा। कभी हिंदू को बोलती है कि आप 1 मिनट दे दीजिए, हमारे वजह से आप लोग बचे हुए हैं, नहीं तो आप लोग को 1 दिन में ही खत्म हो जाएगा। ये सारा भ्रम फैलाती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभिषेक बनर्जी के पास 100 करोड़ रुपए का शांति निकेतन में बंगला कहाँ से आया? कौन सा ऐसा बिजनेस करते 30 हनी स्ट्रीट में होता था? जहाँ तक मेरे को मालूम है कि ममता बनर्जी के फादर, जो जिनको फादर बोलते हैं, बाबा, वो एक गोला में सीमेंट, बालू और ईटा का वो लिखते थे, मुनीमगिरी का काम करते थे। कहाँ से आया? और मैं ये दायित्व लेकर के बोलता हूँ, मैं नरेश श्रीवास्तव, कि 30 बी हरीश चैटर्जी स्ट्रीट जहाँ पे इनका वासस्थान है, ये पूरा वासस्थान उनका अपना नहीं है, दखल किया हुआ प्रॉपर्टी है। काफी कम लोगों को मालूम होगा, ये रानी रासमणी का प्रॉपर्टी है। अभी भी वो बेचारा रानी रासमणी का लोग दर दर घूम रहा है पैसा के लिए, और ये आराम से बैठ कर करके मजे मार रही है। ऐसा सरकार 1 सेकंड भी नहीं रहना चाहिए। यही अपील कर रहा हूँ सारे लोगों को। हमारे कैंडिडेट जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, संतोष जी, ये इनसे आप कुछ प्रश्न पूछिएगा। यदि आप लोगों के मन में कोई भ्रम है तो आप लोग पूछिए, क्लैरिफिकेशन के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। और हम संतोष पाठक 162 चौरंगी से भाजपा के उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। इस कारण से हमने पार्टी बदला। पिछले 40 वर्षों तक हम कांग्रेस की राजनीति करते रहे, कॉलेज लाइफ से, उमेश चंद कॉलेज से, जब से जीआर बने क्लास रिप्रेजेंटेटिव, उसके बाद से छात्र राजनीति, युवा राजनीति। और दास मुंशी हमारे अभिभावक थे, जो 8 में उनका तबीयत खराब हुआ और 18 में गुजर गए। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ मिला। उनका हमने एक स्टेचू भी अभी बहुत दिन पहले हम राजस्थान में जाकर के उनका एक स्टेचू बनवाया था। वो स्टेचू भी देखिए, संयोगवश वो जो बना रहे थे, उनके घर में कुछ दुर्घटना घट गया, काफ़ी दिन हुआ, लेकिन 4 दिन पहले वो स्टेचू जो है मेरे पास राजस्थान से आया, और हमने रिजर्व बैंक के ठीक बगल में वहाँ पर स्टेचू हमने लगा दिया है। लेकिन क्योंकि इलेक्शन है, उद्घाटन नहीं कर सकते, वहाँ स्टेचू लग गया है रिजर्व बैंक के आगे में, हमने लगा भी दिया। तो गुरु जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे साथ रहा और बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला वहाँ। उसके बाद राजनीति चलती रही। 18 के बाद 21 में हम विधायक का, एमएलए का इलेक्शन लड़े, और ठीक 21 में दिसंबर में काउंसिलर का इलेक्शन। उस समय तमाम 2-4 यहाँ पे पत्रकार लोग बैठे हुए हैं, जो मेरे साथ उस दिन सारा दिन वो लड़ाई देखते रहे। सुबह का समय था, उसके 2 दिन पहले से ही हमारे कार्यकर्ताओं को एंटी राउडी सेक्शन ARS, जिसके पास भी, जिसके हाथ में 10, 20, 50 वोट थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ARS में बस बिना कोई केस दिए, हमको लग रहा है कि 17 तारीख से 19 तारीख को इलेक्शन था, 17 तारीख को ही अरेस्ट कर लिया गया। 18 और 19 को शाम को 6 बजे के बाद छोड़ा गया उन लोगों को। जो भी लोग रिटायर करके गए थे या कलकत्ता छोड़ दिए थे, जिनका वोट यहाँ पे था, उनको लोग हावड़ा स्टेशन और सियालदह स्टेशन पर उतरते ही गिरफ्तार कर लेते थे, विभिन्न थानों में बंद कर लेते थे। इलेक्शन के दिन मेरे बूथ एजेंट जो पोलिंग स्टेशन में बैठे हुए थे बूथ के अंदर, उनको जबरदस्ती बिना कोई कारण मार पीट करके उनको थाने में बंद कर दिया गया। मेरा बूथ एजेंट नहीं था, वहाँ 4-5 IPS ऑफिसर थे, मुरलीधर सपा थे, रुपेश जी थे, दमयंती सिंह जी थी, और भी 2 लोग थे। और हम जब झमेला बढ़ते गया, हम जाके जब कंप्लेन करते तो लोग बोलते कि हमारी ड्यूटी यहाँ नहीं है, हमारी ड्यूटी वहाँ नहीं है। दमयंती सिंह ने तो इतना तक कह दिया कि आप यहाँ से चले जाइए, शांति हो जाए। बोले हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम यहाँ से चले जाए। खैर सारा दिन तांडव चलता रहा उन्नाव का। वहाँ पे बहुत सारे गुंडे मावाली बाहर से आए, हम जिनको पहचानते नहीं थे। और उसके बाद हमने 5 बजे के बाद हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, वहाँ पे बहुत प्रेस वाले वहाँ पे थे, हमने सबके सामने स्वीकार कर लिया कि ममता बनर्जी की गुंडा बाहिनी, अभिषेक बनर्जी की गुंडा बाहिनी और पुलिस की गुंडा बाहिनी मुझे ये चुनाव हरा दिया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। जिस दिन वोट का गणना हुआ, फल प्रकाश हुआ, उस दिन हम पहले राउंड से
500 वोट से जीतना शुरू हुआ और 5000 वोट तक गए, 3000 वोट से हमको वहाँ की जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर जिताया। उस जीत के बाद से मेरे अंदर एक आत्मग्लानि हुई कि हम क्यों नहीं बदला इन लोगों से ले पा रहे हैं, क्यों नहीं बदला इन लोगों से लिया, कि हम ममता बनर्जी जी बोले कि बदला न बदल चले, लेकिन वो जो हमारे संग जो हुआ उस दिन, वो सारा जिंदगी जो है वो हमको याद रहेगा। पुलिस का आदमी वर्क ड्रेस पहन करके और वो वोट दे रहा है वहाँ, उसको जब हम मोबाइल से फोटो लेने गए, वो दोनों हाथ से ऐसे बंद करके और वहां से भाग रहा है। काफी देर तक टीवी में दिखलाया, बहुत टीवी दिखलाया। तो ये तमाम सारी घटनाएं हमारे संग घटी। उसके बाद मुझे बहुत तकलीफ हुआ। उस तकलीफ के बाद हमने फैसला लिया कि कहीं ना कहीं जो है इसका जवाब दिया जाएगा, और जवाब हमने ये फैसला किया कि 40 साल तक जिस पार्टी को हमने किया, उसके बाद हम बीजेपी के कुछ लोग हमको फोन किए। हमारे जो पहले विधायक हुआ करते थे तापस राय, उनके हम इलेक्शन में हुआ करते थे 2001 में जब चुनाव लड़े थे बड़ा बाजार से, उनका सजल जो 50 वार्ड के काउंसिलर है, बरानगर से लड़ रहे हैं, बहुत बड़े, और यहाँ के तमाम नेताओं का फोन आया। और हम भी सोच रहे थे कि कांग्रेस और वामफ्रंट का अलायंस टूट गया है, कोई लड़के फायदा नहीं है, क्या किया है। उस ऊहापोह में ये हमने फैसला लिया कि नहीं, बीजेपी हम ज्वाइन करेंगे और वहां से जाकर के ये जवाब देंगे। हमने बीजेपी ज्वाइन किया। आप लोग देखते हैं कि यहाँ का प्रशासन कैसा है, स्वास्थ्य से लेकर, खाद्य से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, हर जगह पे यहाँ के जो नेता हैं, ममता बनर्जी के जो नेता हैं, वो तमाम लोग जो है चोरी डकैती में लिप्त हैं। वो चाहे कामदुलिया कांड हो, आपको याद होगा, आरजीकर का अभया का कांड हो, तमन्ना का कालीगंज का कांड हो, संदेश काली का कांड हो, तमाम सारे घटनाएं जो है इस सरकार के जो ममता बनर्जी हैं, जो खुद महिला है, और इनके समय में महिलाओं पर इतना जोर जो होता रहा। आरजीकर में तो इतनी बड़ी घटना घटी कि आज आप देखो, उनकी जो परिवार की उनकी माँ है, वो कभी शायद चुनाव लड़ती। तमन्ना जिसकी हत्या कर दी गई कालीगंज में, उसकी माँ शायद चुनाव लड़ती, लेकिन इन दोनों के अंदर मन में टीस था, अंदर से आत्मग्लानि हो रहा था कि नहीं, हम कैसे जवाब दें, हमारी बेटी मार दी गई, उसके संग रेप किया गया। तब जाकर के वो जो महिला है, उनकी माँ है, अभया की माँ, वो चुनाव बीजेपी की तरफ से लड़ रही है। तमन्ना की भी माँ लड़ रही है चुनाव वहां से। ये कभी चुनाव नहीं लड़ सकती। चुनाव लड़ने का कारण यही रहा कि इनके परिवार में ऐसा घटना घटा जो बाध्य कर दिया राजनीति में आने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए। शिक्षा के दीवार में हमने जान सुना ही होगा, 26,000 लोगों की नौकरी चली गई। उसमें बहुत लोग ऐसे जो अपने कृषि जमीन बेच करके वो पैसा दिए थे, घूस दिए थे पार्थो चैटर्जी को। बहुत लोग ऐसा था जिनका दुकान था, दुकान बेच दिए थे। बहुत लोग ऐसा था जिनको पेंशन मिला था, अपने लड़कों की नौकरी के लिए अपने सारे पेंशन के पैसा जो है वो पार्थो चैटर्जी और ममता बनर्जी के गुरुओं को दे दिया उन्होंने। लेकिन क्या हुआ, नौकरी भी चली गई। आपने देखा पार्थो चैटर्जी घर से हजारों हजार करोड़ रुपया जो है वहां पे पकड़ाया। शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री को देख लिए, उसके बाद आप खाद्य मंत्री को देखिए। खाद्य में भी जो गरीबों को पैसा इधर राशन जाता था, उसमें भी इतना गबन हुआ कि उसमें शिक्षा मंत्री को, खाद्य मंत्री को बहुत दिन जेल में रहना पड़ा। आप सुदीप बंदोपाध्याय को ले लीजिए, जो हमारे सांसद हैं, वो भी नाता कांड में पैसा लेते हुए कई दिनों तक प्रेसिडेंसी जेल में रहे और साथ में उड़ीसा की जेल में भी रहे। तो इनका इन सबों का राजनीतिक उत्थान जो है, ममता बनर्जी ठीक राजनीतिक आंदोलन करके आई थी, लेकिन इनके साथ वाले लोग थे, उन्होंने ये देखा कि अब इससे बढ़िया चोरी करने का कोई समय नहीं मिलेगा। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि जैसे अभिषेक बनर्जी 100 करोड़ का उनका जो है वो शांति निकेतन में बंगला है, और आप भवानीपुर में चले जाओगे, जितना मकान है सब मकान जो है ममता बनर्जी के रिश्तेदार, परिवार, उनके भाई की बहन, उनके भाई की बहू, उनके तमाम सारे लोग रिश्तेदार जो है वहां पे हजारों हजार करोड़ रुपया का मकान लेकर के वहां पे उनका राजनीति वहां पे वो खड़ा हो गया। तो इसका बदला लेने का समय है। पूरे बंगाल में एक परिवर्तन की लहर है और लोग परिवर्तन करना चाह रहे हैं। हम जब प्रचार में निकल रहे हैं डोर टू डोर, वो चाहे हिंदी भाषी हो, बांग्ला भाषी लोग हो, बहुत ओल्ड एज आदमी लोग है, बहुत उम्र जिनका हो गया है, वो भी लोग कह रहे हैं कि ना एक बार परिवर्तन उचित, एक बार परिवर्तन करते हैं। हिंदी भाषी लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, परिवर्तन होना बहुत जरूरी है।
नहीं तो जिस बंगाल को सोना का बंगला कहा जाता, सोनार बंगला कहा जाता था, आज वो सोनार बंगला पूरे विश्व में एक ऐसा इसका स्वरूप चला गया है कि लोग ये समझ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल माने कुछ न कुछ गलत होना। 8,500 कल कारखाने बंद हो गए। पहले का एक जमाना था जब तमाम सारे लोग बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश कहीं से चल के आते थे, यहाँ नौकरी लग जाती थी। आज ऐसी व्यवस्था कि बंगाल में रहने वाले बांग्लाभाषी लोग भी बंगाल छोड़ के पलायन कर रहे हैं और दूसरे प्रांतों में जाकर नौकरी के लिए जद्दोजहद करके नौकरी कर रहे हैं। बीजेपी की बीजेपी जब परिवर्तन में आएगी तो पक्का है कि यहाँ का विकास होगा और कई कल कारखाने यहाँ खुलेंगे। और वैसे भी हमारे अमित शाह जी, गृह मंत्री ने आकर के यहाँ पे कहा है कि जो बेरोजगार युवक युवती हैं उनके लिए हर महीने हमारे 5 तारीख के चुनाव के फल प्रकाश के बाद, 4 तारीख के फल प्रकाश के बाद हम लोग जो है यहाँ के बेरोजगार जो युवक युवती हैं उनके लिए 3,000 रुपया जो हर महीने उनके खाते में, बैंक अकाउंट में चला जाएगा। वन टाइम जो है 15,000 रुपया भी उनके खाते में चला जाएगा। महिलाएं हैं उनके लिए पूरे बंगाल में जो है परिवहन व्यवस्था निःशुल्क कर दी जाएगी। हमने बहुत कुछ सोच करके और इस सरकार को जवाब देने के लिए अगर हम चाहते तो बहुत दिनों तक हम इस पार्टी के लोग जो है एमएलसी बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए कहा करते थे, लेकिन हमने कभी फैसला नहीं लिया था कि नहीं हम जाएंगे। लेकिन 21 के चुनाव के बाद जो मेरे संग हादसा हुआ उसके बाद से ही कहीं ना कहीं हमको, हमारे मन को हुआ में था कि हम कहीं ना कहीं इनको जवाब दें। और उस जवाब के लिए में हमने ये फैसला किया कि बीजेपी में जाए और हम बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि जैसे सुदीप बंदोपाध्याय, उनका राजनीतिक उत्थान जो है वो राजनीति से नहीं रहा। पहले जहाँ हम लोग चुनाव लड़े बहु बाजार से, वहाँ पे बहुत बड़े वहाँ पे एक नेता हुआ करते थे अब्दुल रऊफ अंसारी साहब, जिनको उनका टिकट सिटिंग एमएलए का टिकट काट के सुदीप बंदोपाध्याय का, क्योंकि सुदीप बंदोपाध्याय कहीं ना कहीं किसी का चर्चाबाजी करने में बहुत तेज थे, कोई राजनीतिक आंदोलन से उनका उत्थान नहीं हुआ था, उनको टिकट दिया गया। टीएमसी में जब गए कुछ दिनों तक रहे, ममता बनर्जी को उन्होंने कहा, जब ममता बनर्जी 6 वर्ष के लिए पार्टी से निकाल दी, उन्होंने कहा कि एक बच्चों की पार्टी का 6 वर्ष वाजपेयी ने, फिर वो पार्टी बदले और फिर पार्टी में हो गए। नैना बंदोपाध्याय का आप जानते हैं कोई राजनीतिक आंदोलन से उत्थान नहीं है, वो सुदीप बंदोपाध्याय की पत्नी है। कहीं 15 सालों में आप किसी वार्ड में चले जाओ, आप जाके पता लगाओगे किसी से मिलने के लिए, साधारण पब्लिक से मिलने के लिए किसी से मिलने नहीं गई। अगर कोई गया भी उनसे मिलने के लिए, किसी चिट्ठी का दरकार पड़ा, किसी का उनका डॉक्यूमेंट्स का दरकार पड़ा, कोई सज्जन से वो मुलाकात नहीं की, किसी से नहीं मिली और नहीं कहीं किसी के पास जाती है, न उनका कहीं दर्शन होता है। आजकल का इतना बड़ा घंटा घटा वहां के सांसद थे सुदीप बंदोपाध्याय, आप पता लगाओ एक दिन में सुदीप बंदोपाध्याय उस जगह पे आजकल में गए हों या उस परिवार के लोगों से मिले हों। हाँ, इतना जरूर हुआ, इस पार्टी के लोग जो है जाके अभया के माँ के पास जाकर के उन्होंने ये जरूर कहा कि पैसा ले लो और इस केस को जितना हो सके खत्म कर लो। जहां जहां पे घटना घटा वहां पे जो है ममता बनर्जी की टीम जो है पहुंच करके ये चाहेगी इसको, ये इसका कोई प्रारूप नहीं हो, इसको किसी भी तरह चाप दिया जाए और पैसा देके किसी भी तरह इसको खत्म कर दिया जाए। बस एक ही आंदोलन ये रहा। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि महिलाएं 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकले। ये पूरे जहाँ पे बीजेपी का राज है या और भी दूसरे किसी का राज है, वहां पे ऐसा कोई किसी ने नहीं कहा कि आप महिलाएं जो है 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकलेंगी। आप जाके देखो बेंगलोर में, गुजरात में, दिल्ली में, तमाम सारे जगहों पे है, वहां पे जो है वो रात 3 शिफ्ट चलता है और 3 शिफ्ट वहाँ जो लड़कियां हैं वो काम करती हैं और पूरे खुले मन से घूमती है। कोई वहाँ पे होने वाला कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन सिर्फ बंगाल ही ऐसा जगह है जहाँ महिलाओं के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार और कई घटना, अभया जैसा, कामधुनी जैसा, संदेशकाली जैसा घटना यहाँ पे घटा। आप लोग जानते हैं कि जब से ममता बनर्जी आई सारे कल कारखाने तो बंद हुए ही, एक भी कल कारखाना नहीं खुला। अगर वो चाहती तो नैनो अगर आता तो नैनो के चलते लाखों लोगों का यहाँ पे कार होता और बहुत सारे लोग जो बाहर जा रहे हैं काम के लिए वो बाहर नहीं जाते, यहाँ नौकरी मिलती।